फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हमने कुछ दिनों पहले जो एक प्रैक्टिस सेट किया था अभी, जिसमें 100 MCQs थे टेक्सटाइल के, मैंने आपको कराए थे। लेकिन टेक्सटाइल क्योंकि लंबा समय खिंच गया थोड़ा, तो 100 के हमने 100 नहीं किए थे, 50 ही सॉल्व किए थे। तो हो गए इस प्रैक्टिस सेट को 3-4 दिन। तो हमने यहाँ पर 100 में से 50 किए थे, तो 50 प्रश्न हमारे बच गए थे। तो आज हमने कहा तो था हम दूसरा ही दिन करा देंगे, फिर हमने 125 की सीरीज सॉल्व की, तो इस वजह से ये क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज हम इन प्रश्नों को कर लेते हैं कंप्लीट, क्योंकि आज हमें 125 प्रश्न बनाने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत सुबह ख़राब हो गई थी, थोड़ा फीवर वगैरह हो गया था, उसे कोल्ड भी हो गया था, तो हमें फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा उसको लेकर। तो फिर उसे टाइम भी देना पड़ा, क्योंकि बच्ची है अभी छोटी। ठीक है, तो अब आज हम पुराने प्रश्नों को कर लेते हैं, बकाया वो थोड़ी अब ठीक है, तो हम अब टाइम मिलेगा तो हम अच्छे से प्रश्न बना के आपको 125 की सीरीज़, वैसे भी हम 3 दिन में एक सीरीज़ करते हैं 125 की, बकाया रोज़ हम 50 प्रश्नों की ही करते हैं। लेकिन कल की जो हमने सीरीज़ की थी उसमें आप लोगों ने काफ़ी हमें प्यार और सपोर्ट दिया, तो हमारे मन में था कि हम 125 की ही सीरीज़ चलाएं। लेकिन 125 प्रश्न अकेले एक दिन में बनाना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे काम हमारे पास होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं घर से सारे काम करती हूँ, मेरा कोई इंस्टीट्यूट वगैरह तो है नहीं जहाँ पर टाइपिंग करने वाले अलग अलग लोग हैं, मैं खुद ही करती हूँ सारे काम। ठीक है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मुझे पता है आप लोग 125 सीरीज़ के लिए आए, तो परेशान ना हो, बस एक दिन का समय दीजिए, हम जल्द ही कल या परसों फिर से हम प्रैक्टिस लगाएंगे 125 की। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 51 है, इसको देख लीजिए और एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और सभी को शुक्रिया, कल हमारी वीडियो में बहुत सारे नए लोग जुड़े थे, और उन सभी नए लोगों का वेलकम जिन्होंने अभी मुझे कल परसों में सब्सक्राइब किया है, क्योंकि बहुत दिनों बाद मेरे चैनल पर इतनी ग्रो मुझे दिखी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो लेकिन बस थोड़ी प्रॉब्लम बेटी की तबीयत ख़राब होने की वजह से हो गई, नहीं तो कल भी आज भी हम आपको 125 की ही सीरीज़ कराते। तो यहाँ पर 51 है, कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए लंबाई का 2 गुना प्लस बाह की लंबाई, लंबाई का 3 गुना प्लस गले की लंबाई, सी है पूरी लंबाई और प्लस कमर की गोलाई, और डी ऑप्शन है लंबाई का 2 गुना बाह की लंबाई का 3 गुना। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, लंबाई का 2 गुना प्लस बाह की लंबाई। ठीक है, इतना हमें कपड़ा चाहिए होता है जब हम कुर्ता बनाते हैं, ओके, सिलाई के लिए। ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 52, वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है सिकुड़न दूर करने के लिए, चमक लाने के लिए, इनमें से दोनों के लिए, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हम कैलेंडरिंग करते हैं आप सभी जानते हो, ये एक व्यापारिक प्रेस होती है। ठीक है, व्यापारिक प्रेस मतलब कि जब बड़े लेवल पर कपड़ों को प्रेस किया जाता है, उसके लिए ये टर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, गर्म सिलेंडरों के माध्यम से ये व्यापारिक लेवल पर जब ग्रे गुड्स वस्त्र होते हैं ना, ग्रे गुड्स जो वस्त्र होते हैं, जब उन पर फिनिशिंग की जाती है, फिनिशिंग की ही एक प्रक्रिया है कैलेंडरिंग करना। ठीक है, तब इसमें सिकुड़न के लिए और चमक लाने के लिए, इन दोनों ही कार्यों के लिए क्या होता है, कैलेंडरिंग की जाती है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो कैलेंडरिंग है ये आपकी कैसी यांत्रिक परिचर्या है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर ये पूछा जाए कि जो परिचर्या की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे लास्ट में कौन सी परिचर्या का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका नया प्रश्न बन सकता है। कैलेंडरिंग जो होती है सबसे लास्ट में की जाने वाली परिचर्या होती है। जैसे हम घर में कपड़े क्या होते हैं, अगर कटे फटे हैं तो उन्हें कटे फटे को सिलते हैं, फिर हम धुलते हैं, फिर हम उन्हें प्रेस करते हैं। ठीक है, लास्ट में करते हैं ना, और फिर उसके बाद हम जो है अलमारी वगैरह में, अलमीरा में जमा देते हैं। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस है कि सारा काम करने के बाद आप लास्ट में क्या करते हो, प्रेस करते हो। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो। तो ये आपकी जो कैलेंडरिंग की प्रक्रिया है, ये लास्ट में प्रयोग की जाती है, अंत में की जाने वाली प्रक्रिया, ये भी ध्यान रखिएगा। और कैलेंडरिंग प्रक्रिया में 1 मिनट में कितना कपड़ा जो है प्रेस हो जाता है 1 मिनट में, तो ये 140 मीटर, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ओके। और पूछा जाए कि कैलेंडरिंग कब की जाती है, तो साइजिंग करने के बाद कैलेंडरिंग की जाती है, साइजिंग। ओके, साइजिंग में मोम और गोंद का प्रयोग किया जाता है। साइजिंग में क्या होता है, कपड़ा कड़ा हो जाता है, उसके बाद इस्त्री कर दिया जाता है, मतलब कैलेंडरिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 53, निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है, फाइब्रिनोजन है, कैरोटीन है, सेल्यूलोज है, पॉलीमर है। देखो, पुराने में प्रश्नों में सेल्यूलोज को आंसर माना गया है, लेकिन अगर आपसे रासायनिक नाम या पूछा जाए इसका कपास का, तो आपको नया नाम बताना होगा, गोसिपियम हर्बेशियम। ठीक है, गोसिपियम हर्बेशियम। ठीक है, ये इसका नया नाम है रासायनिक, हालांकि नया तो नहीं होगा, लेकिन पहले ये सेल्यूलोज माना जाता था, बुक्स में यही दिया हुआ था, लेकिन अब गोसिपियम हर्बेशियम को आंसर माना जाता है। तो ये यहाँ पर करेक्ट आप कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर
54 की बात करते हैं। 54 है, निम्न में से कौन मानव निर्मित तंतु है? क्या लीलन है, रेयॉन है, सिल्क है या फिर हेम्प है? तो मानव निर्मित की बात हो, 19वीं सदी के चमत्कार की बात हो, कृत्रिम रेशम की बात हो, ठीक है, ये सारे टर्म हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? कृत्रिम रेशम, 19वीं सदी का चमत्कार, प्रथम मानव निर्मित रेशा, प्रथम मानव निर्मित सेल्यूलोजिक रेशा या प्रथम मानव निर्मित अर्ध सेल्यूलोजिक रेशा, ये सारे टर्म हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? रेयॉन के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही था। क्वेश्चन है 55, अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है तेल का, मोम का, गोंद का या फिर लेई का? तो हम जब भी अवरोधक छपाई होती नहीं, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई ना कोई अवरोध पैदा कर देते हैं, तो हम उसमें यहाँ पर प्रयोग करते हैं मोम का, ठीक है, मोम का। जैसे बॉटिक क्या है? आपकी अवरोधक छपाई है। बॉटिक क्या है? अवरोधक छपाई है, बॉटिक। ये ऐसे ही आपसे कलमकारी पूछी जाए तो वो क्या है? डिस्चार्ज है, ठीक है। कलमकारी किस तरीके की? डिस्चार्ज छपाई है, ओके। इसे रेसिस्ट डाइज कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? डिस्चार्ज कहते हैं, ओके। तो ये भी डिफरेंस ध्यान रखिएगा। तो बॉटिक अगर आपसे रेसिस्ट डाई पूछी जाए तो उसमें मोम वगैरह का प्रयोग किया जाता है। हालांकि गोंद और लेई का भी प्रयोग कई कंडीशन में किया जाता है, लेकिन अब आपको एक चुनना है तो आप मोम करोगे, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 56, पोशाकों में योग लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या हम फैशन के लिए लगाते हैं, पोशाक का वजन नियंत्रित करने के लिए लगाते हैं, वस्त्रों का खिंचाव रोकने के लिए लगाते हैं या फिर ये सभी? तो हम जब पोशाकों में योग लगाते हैं तो वो फैशन के लिए भी लगाते हैं, उसके वजन को नियंत्रित करने के लिए लगाते हैं और वस्त्रों में जो खिंचाव होता है ना उसको रोकने के लिए भी लगाते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 57, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन है 57, वस्त्रों को डमी पर पहनाकर देखते हैं ड्रेसिंग विधि में, फ्लैट पैटर्न विधि में, ड्राफ्टिंग विधि में या फिर ये सभी? तो यहाँ पे देखो, फ्लैट पैटर्न अगर पूछा जाए कभी भी तो ये क्या होता है? पैटर्न बनाने की सबसे आसान विधि होती है फ्लैट पैटर्न बनाना, ठीक है। फ्लैट पैटर्न जो होता है पैटर्न बनाने का सबसे आसान तरीका होता है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, वस्तुओं को डमी पर पहनाकर देखते हैं, किसमें? ड्रैपिंग विधि मेथड में पहन देखते हैं, ठीक है। ड्रैपिंग होगा यहाँ पर आंसर, ड्राफ्टिंग नहीं होगा, ड्रैपिंग होगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ड्राफ्टिंग की जगह ड्रैपिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही था, मतलब चाहे इसे कर लो, यहाँ पर ड्रेसिंग है, यहाँ पर ड्रेपिंग कर लो, ओके। जो है ए ऑप्शन सही है, मतलब यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर ड्रेपिंग कर लो, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चाहे इसको ड्रेपिंग कर लो चाहे इसको ड्रेपिंग कर लो, मतलब आंसर याद होना चाहिए ड्रेपिंग है, ओके। ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है यहाँ पर 58, शहर जो जरी की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध था, लखनऊ, ग्वालियर, बनारस या फिर पटना? तो जो जरी की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध शहर इनमें से कौन सा था? वो था बनारस, ठीक है, जिसको हम जरी की कढ़ाई को ब्रोकेड भी कहते थे, ओके। और इसके लिए बहुत सारे टर्म प्रयोग किए जाते थे, जैसे वफ्त हवा, ठीक है, बहता पानी जिसे हम कहते थे, आवे रवा, ओके, और ओस की बूंद के साथ इसको भी बोला जाता था। उधर आपकी जो बंगाल की ढाका की जो मलमल थी उसको भी ये टर्म प्रयोग किए जाते थे, और बनारस की जो ये ब्रोकेड है इसके लिए भी इस तरीके की कुछ टर्मों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, कौन सुमेलित नहीं है? पंजाब फुलकारी, मुर्री लखनऊ, कसूती कर्नाटक, काथा हरियाणा? तो यहाँ पर फुलकारी पंजाब की थी और मुर्री क्या है? लखनऊ की जो चिकनकारी थी उसमें टाँके का प्रयोग किया जाता था। कसूती कर्नाटक की, ठीक है, हस्तकला है। और यहाँ पर बात करते हैं काथा जो है ये बंगाल का है, ठीक है, ये कहाँ का है? बंगाल का है, ओके। तो यहाँ पर आपका जो है कौन सा गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है? डी सुमेलित नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 60, निम्नलिखित संगठन वाली रेशों की पहचान कीजिए। 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन और 7% हाइड्रोजन, ठीक है, और 4% सल्फर। सबसे बड़ी चीज़ है, ये प्रश्न सभी को पता है, बस ये याद रख लीजिएगा कि सल्फर की मात्रा कितनी होती है? 4%, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 7%, 16% नाइट्रोजन होता है, 23 से 24% ऑक्सीजन होता है और 49 से 50% कार्बन होता है। क्या कपास में, रेशम में, लीलन में या ऊन में? तो ये होता है किसमें? ऊन में, ठीक है। आपके डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल। और आज कुछ प्रश्न PYQ जरूर हैं ये, ओके, लेकिन जो आपको अभी हम प्रैक्टिस कराएंगे 125 की, आपको कल तक मिलेगी या परसों तक ही मिल सकती है, ओके।
जैसी भी कंडीशन होगी मैं प्रश्न बना लूँगी तो कल करा दूँगी, नहीं बना पाई तो परसों कराऊँगी। उसमें आपको बिल्कुल मैं सारे बुक से बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन, जैसे आपका कमेंट आया था फ्रेश क्वेश्चन कराने का, मैं कोशिश करूँगी नए प्रश्नों को ढूंढ कर लाने की, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन भाई कुछ प्रश्न जो है आपने सॉल्व किए होंगे वैसे भी रखने पड़ेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे सारे प्रश्न हमने नए नए देखे होते हैं और हमारे आंसर ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है आप ही डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको लगेगा अरे मेरी तो तैयारी बहुत ख़राब है, तो वो डिमोटिवेट जो होगे ना ये आपको नुकसानदायक है। इसलिए कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो आपको ये लगता है कि हाँ ये आंसर सही होगा, ठीक है, तो उससे आपका फ़ायदा है। लेकिन नए प्रश्न भी मैं लेकर आऊँगी, ओके, उसमें बहुत सारे आपको नए ही प्रश्न कराऊंगी मैं। क्वेश्चन है 61, ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? हाथ से साबुन और पानी की सहायता से, हाथ से डिटर्जेंट पानी पाउडर और पानी की सहायता से, धोने की मशीन पाउडर और पानी से, या फिर शुष्क धुलाई विधि से। तो ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होता है? शुष्क धुलाई विधि का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, शुष्क धुलाई में अगर पूछा जाए कि कितने तरीके के प्रतिकर्मक का एजेंट का प्रयोग किया जाता है तो दो तरीके के, एक तो शोषक वाले होते हैं, शोषक जो मतलब सोखने का काम करते हैं जैसे कि एब्जॉर्बेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे दूसरे होते हैं चिकनाई विलायक जिसे हम सॉल्वेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एब्जॉर्बेंट्स लिख लो, इंग्लिश में ज़्यादा सही रहेगा, सॉरी एब्जॉर्बेंट्स, ओके, और यहाँ पर लिख लीजिए सॉल्वेंट्स, ओके, सॉल्वेंट। तो ये दो तरीके के एजेंट्स जो होते हैं, एजेंट होते हैं जो आपकी ड्राई क्लीनिंग में प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऑब्जॉर्बेंट्स होते हैं ये वाले जो हमने पहले नंबर पर लिखे ये कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपके फ्रेंच चॉक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। फ्रेंच चॉक हो गया आपका, फ्रेंच चॉक के अलावा आपका फूलर हो गया, फूलर अर्थ बोलते हैं इसको, फूलर्स अर्थ हो गया, ठीक है, फूलर्स अर्थ हो गया, और टेल्कम पाउडर हो गया, टेल्कम पाउडर टेल्कम पाउडर हो गया, गंधक का चूरा हो गया, गंधक का चूरा हो गया, ठीक है, चूरा हो गया, ओके। यहाँ पर सूखी डबल रोटी का प्रयोग किया जाता है, मूंग की दाल के पाउडर का, और एक कॉमर्शियल डाई क्लीनिंग पाउडर भी आता है उसका भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम सॉल्वेंट्स की बात करते हैं, सॉल्वेंट्स की बात करते हैं तो जो सॉल्वेंट्स होते हैं इसमें पेट्रोल, ठीक है, ये क्या करते हैं चिकने होते हैं ना, पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है, बेंजीन हो गया, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड मैं मुंह से ही बोल दे रही हूँ, सुन लीजिए, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोल, बेंजीन, ये क्या है आपके सॉल्वेंट्स के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, और भी होते हैं लेकिन हमने मेनली की बात कर ली। डी ऑप्शन यहाँ पर सही था। क्वेश्चन है 62, रेयॉन रेशो के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है ऊन एवं रेशम का, रेशम एवं कपास के का, जूट एवं लीलन के का, या फिर कपास एवं बांस का। तो रेयॉन रेशो का जब भी निर्माण होता है तो कच्चे पदार्थ के रूप में हम कपास एवं बांस का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। रेयॉन का शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए क्या होता है तो रेयॉन का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको याद रखिएगा, सूर्य की किरणों का परावर्तन, सूर्य की किरणों का परावर्तन, ठीक है, परावर्तन, ओके। अगर पूछा जाए कि रेयॉन में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं तो ये देखो रेशम के समान माना जाता है तो इसलिए चमकदार भी होगा, चिकना भी होगा, कोमल भी होगा, सुंदर भी होगा, क्योंकि ये रेशम के समान होता है। लेकिन इसमें कुछ तत्वों का अभाव होता है, जैसे कि मजबूती का, ओके। ज़्यादातर लोगों को लगता होगा कि नहीं ये तो बहुत मजबूत होता है, नहीं, ये 25 से 30% तक अपनी मजबूती खो देता है जब ये पानी में भिगो दिया जाता है, ठीक है। तो मजबूती का कहीं ना कहीं इसमें अभाव होता है अन्य रेशों के मुकाबले, ठीक है। प्रत्यास्थता की भी कमी होती है, ये मत सोचिएगा ये जैसे कि आपके जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनमें प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता ऊन से भी ज़्यादा होती है, लेकिन कृत्रिम में अगर पूछा जाए रेयॉन में तो रेयॉन में प्रत्यास्थता का अभाव पाया जाता है, ठीक है। सटने के गुण का भी अभाव होता है, सटने का गुण मतलब सटने का गुण एक ऐसा गुण होता है जो धागा बनाने में कहीं ना कहीं फायदा करता है या फिर कपड़ा बनाने में आरामदायक होता है, लेकिन इसमें ये भी अभाव पाया जाता है, सटने के गुण का अभाव भी पाया जाता है और सघनता का अभाव भी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। अब कुछ लोग कहेंगे मैम यहाँ पर इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों कर रही हो, भाई ये 50 की सीरीज़ हमने बताया, 50 की जो सीरीज़ है वो हमारी एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं और चीज़ों को मतलब नया कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं या फिर रिवीजन की तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है 63, मर्सराइजिंग परिचर्या मुख्य रूप से की जाती है ऊनी वस्त्रों पर, सूती वस्त्रों पर, रेशमी वस्त्रों पर, कृत्रिम वस्त्रों पर। तो मर्सराइजिंग की प्रक्रिया हम किस पर करते हैं भाई, खासतौर से हम सूती वस्त्रों पर करते हैं। इससे कहीं ना कहीं इसकी मजबूती भी बढ़ जाती है, ओके, मजबूती में भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है और ये मतलब अच्छा चमकीला कह सकते हैं हो जाता है वस्त्र,
ठीक है, तो यहाँ पर सी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूती वस्त्रों पे मुख्यतः कास्टिक सोडे का प्रयोग करके ये प्रक्रिया की जाती है। क्वेश्चन है 62, रेयॉन रेशो के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऊन एवं रेशम का, रेशम एवं कपास का, जूट एवं लीलन का, कपास एवं बांस का। तो रेयॉन के रेशो के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में अगर हम बात करें, क्या ये प्रश्न रिपीट हो गया? ओके, कपास एवं बांस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, रिपीट हो गया प्रश्न। क्वेश्चन है यहाँ पर 60, ओके, ये दो प्रश्न जो थे रिपीट हो गए। ओके, 64 की बात करेंगे। कपड़ों को काटने वाला कीट क्या होता है? क्लीप मोथ, सिल्वर फिश, क्यूफेलकस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो कपड़ों को काटने वाला कीट होता है उसे हम क्लीप मोथ कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कठोर जल की विशेषता है? पानी में झाग कम उठते हैं, भोजन सरलता से बनता है, पीने में स्वादिष्ट होता है, रंगहीन, गंधहीन व पारदर्शी होता है। तो कठोर जल की विशेषता यहाँ पर बतानी है, कौन सी है? तो पानी में झाग कम बनते हैं। भाई कठोर जल की विशेषता पूछिए, तो कठोर जल क्या है? जिसमें आप अगर डिटर्जेंट वगैरह डालोगे तो उसमें झाग भी नहीं बनेंगे, ठीक है। भाई भोजन सरलता से बनता है, कठोर जल की विशेषता आपको यहाँ पर बतानी है। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पानी में झाग कम उठते हैं, यही बात सही है, इसकी विशेषता है। बकाया ना तो भोजन सरलता से बनता है, ये भी विशेषता नहीं है। पीने में स्वादिष्ट होता है, तो भाई पीने में भी अच्छा नहीं लगता है कठोर जल, है ना। और रंगहीन, गंधहीन, पारदर्शी, ये भी इसकी विशेषता नहीं। ये तो सब किसकी है? जो आपका मृदु जल है, ये तीनों विशेषताएं किसकी? मृदु जल की विशेषता है, ठीक है, मृदु जल की विशेषता है। लेकिन जो पानी में झाग ना बनना, ठीक है, तो ये किसकी विशेषता है? ये कठोर जल की विशेषता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 66, घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है? ब्लीचिंग पाउडर उबाल कर, क्लोरीनीकरण करके, या अपक्षेपण कर। तो घर पे हम जब भी जल को शुद्ध करते हैं तो यहाँ पर प्रयोग करते हैं उबाल मतलब घर पर विशेष तौर पर उबालते हैं पानी को। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 67, जल की अशुद्धियाँ होती हैं? जीवाणु, घुलित, तैरने वाली, या इनमें से सभी? तो जल की जो अशुद्धियाँ होती है वो जीवाणु वाला जल भी हो सकता है, और घुलने वाली अशुद्धियाँ भी हो सकती है, तैरने वाले भी कुछ कीट मतलब कुछ तिनके वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 68, यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन से धोया जाए तो वह कड़ा हो जाता है, चमकीला हो जाता है, मोटा हो जाता है, या फिर पतला हो जाता है? क्षार का प्रभाव आप ऐसे भी जानते हो ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर खराब पड़ता है। ओके, तो अगर आप ऊन को क्या करोगे? क्षारयुक्त साबुन पर धोगे तो ये कैसा हो जाएगा? कड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, कड़ा हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों करनी चाहिए? कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता, कपड़ा गलत कटने की संभावना नहीं रहती, फिटिंग अच्छी आती है। ए और बी दोनों सही है। तो कपड़े की अगर आप ड्राफ्टिंग कर लेते हो तो इससे एक तो कपड़ा आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, दूसरा कपड़ा गलत कटने की संभावना नहीं रहेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। फिटिंग अच्छी आती है, तो हमें दो ही चुनने हैं, तो ए और बी यहाँ पर ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70, मशीन में तेल क्यों डालते हैं? मशीन हल्की चलती है, चिकनी रहती है, कपड़े की सिलाई अच्छी होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जब हम मशीन में जब भी तेल डालते हैं तो एक तो मशीन हल्की चलती है, चिकनी भी रहती है, ओके, और हमें एक ऑप्शन यहाँ पर चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर मशीन क्या है? हल्की चलती है, सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है, ठीक है। बात करते हैं बकाया सिलाई, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी करोगे। हाँ, मशीन पर डिपेंड करता है, हम ये नहीं कहते कि नहीं डिपेंड करता, लेकिन एक हमें चुनना है, तो ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। जब भी आप तेल डालते हो मशीन, तो जब सारे पुर्जों में तेल लगा होता है तो चिकने होते हैं, तो इस वजह से वो हल्की चलती है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 71, साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगानी चाहिए? सिलने की बात हो रही है, ठीक है। 12 नंबर की, 16 नंबर की, 9 नंबर की, या फिर 18 नंबर की? तो हमें साधारण वस्त्रों की सिलाई जब भी करनी होती है तो 16 नंबर की हम सुई का प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई महीन वस्त्र है, ओके, यहाँ पर क्योंकि लिखा है साधारण वस्त्र, ओके, ना मोटा होगा ये वस्त्र ना पतला होगा, लेकिन हमें कोई पतला वस्त्र सिलना है, जैसे कि आपका वॉयल हो गया, ठीक है, या जॉर्जेट भी लगभग पतले में ही आता है, तो इसमें हम कम से कम 11 नंबर की सुई का प्रयोग करते हैं, 11 नंबर या फिर 12 नंबर की सुई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बीच का कपड़ा है, ना मोटा है ना पतला है, तो हम 16 नंबर तक की सुई का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है 72, धोने का सोडा पानी को कठोर बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है, मृदु बनाता है, या गंधहीन बनाता है? तो धोने का सोडे की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कपड़े धोने का सोडा होता है वो क्या होता है? पानी को मृदु बनाता है। अच्छा, पानी की बात चल रही है यहाँ पर, तो हमने इसके गुण तो अभी पढ़ ही लिए थे कि ये गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें सर्वोत्तम प्राकृतिक घोलक पूछा जाए, कौन है सर्वोत्तम प्राकृतिक घोलक?
प्रश्न बने इसकी सर्वोत्तम प्राकृतिक घोलक को क्या है, तो ये क्या है, जल है। ठीक है, जल ही है। अच्छा, जल अशुद्ध कब हो जाता है, मतलब पीने के काबिल क्यों नहीं रहता है या फिर कठोर क्यों हो जाता है अगर पूछा जाए, तो जब जल में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ओके, सोडियम कार्बोनेट या फिर आपका सोडियम क्लोराइड, साथ ही साथ इसके मैग्नीशियम सल्फेट, ओके, मैग्नीशियम सल्फेट, जब ये खनिज है, एक तरीके के ये क्या है, खनिज है, जब इनके संपर्क में जल आता है ना, तो क्या होता है, जल पीने योग्य नहीं रहता है या फिर कठोर हो जाता है। ओके, तो ये जो है याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, जब ये चीज़ें मिल जाती हैं जल में तो क्या होता है, जल अशुद्ध हो जाता है। जल पूछा जाए हमें कितने रूपों में मिलता है, तो ये 3 रूपों में प्राप्त होता है, ठोस, ठीक है, ठोस के रूप में और द्रव्य के रूप में और गैस के रूप में। ठीक है, गैस के रूप में, तो ये 3 रूपों में प्राप्त होता है। तो अभी हम इतनी ही बात करते हैं। अब हम जब नए प्रश्न लेकर आने वाले हैं आपको 125 की सीरीज में, तो हम और चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। क्वेश्चन है 73, वस्त्रों रेशों का राजा किसे कहा जाता है, मतलब रेशों का राजा इनमें से किसे कहते हैं, लीलन, रेशम, कपास और जूट। अब ये प्रश्न बहुत ज़्यादा विवाद का विषय बन गया है। ओके, लेकिन अब जो हमने राजा लिखा है तो हम आंसर कपास को ही मानेंगे। लेकिन अब ये प्रश्न बहुत लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि कहीं कहीं राजा भी रेशम को माना जाने लगा है, जबकि रेशम को वस्त्रों की रानी कहा जाता था। ठीक है, तो अब ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न बन चुका है, लेकिन कोई नहीं, हमें आंसर तो करना ही है। क्वेश्चन है 74, परिधान के वस्त्रों के चुनाव में निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए, अवसर, फैशन, क्रियाशीलता या इनमें से सभी। तो जब भी हम वस्त्रों को चुने तो अवसर भी देखते हैं, फैशन भी देखते हैं और क्रियाशीलता भी देखते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 75, सिलाई में ट्रेसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, ब्लाउज हेतु, पेटीकोट हेतु या फिर शर्ट हेतु या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो प्रश्न क्या था, ट्रेसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, तो ट्रेसिंग विधि जो है ब्लाउज हेतु प्रयोग की जाती है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही था। क्वेश्चन है 76, वस्त्र छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ की जाती है, रोलर छपाई में, निस्सरण छपाई में, ब्लॉच छपाई में, डुप्लेक्स छपाई में। तो वस्त्र को छापने की क्रिया दोनों ओर बात की जाए तो ये डुप्लेक्स छपाई में की जाती है। अगर हम बात करते हैं ब्लॉच छपाई की, तो ब्लॉच छपाई में क्या होता है, जो वस्त्र है, वस्त्र और वस्त्र की जो पृष्ठभूमि है, ठीक है, डिज़ाइन और पृष्ठभूमि दोनों एक साथ छापी जाती है। ठीक है, मान लो ये क्या है, पूरा कपड़ा है और ये जो आपको ये दिख रहा है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम, ये क्या है, डिज़ाइन है। तो ये दोनों चीज़ें हम एक साथ छाप सकते हैं, किसमें, ब्लॉच में। ओके, और रोलर छपाई आप जानते हो, रोलर छपाई जो है हर तरीके की आप कर सकते हो, दोनों तरफ, जैसे डुप्लेक्स छपाई है, ये भी एक तरीके की रोलर छपाई है, आप दोनों तरफ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से रोलर छपाई से तो कई तरीके की छपाई की जाती है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की, पाठथान, कामख्वाब, आवेरबा तथा हिमरस और अमरस भारत के किस परंपरागत वस्त्र के प्रकार हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और मित्रों को शेयर कर देंगे। ठीक है, मित्रों को शेयर कर देंगे। जल्द ही आपको हम अच्छी प्रैक्टिस कराने वाले हैं, बस जुड़े रहिए चैनल से, बस इतना ही चाहती हूँ। क्वेश्चन है 77, पाठथान का मतलब प्रश्न हमने पढ़ लिया, क्या पीताम्बर के उदाहरण है, ये पटोला के उदाहरण है, कलमदार के उदाहरण है या फिर ब्रोकेड के उदाहरण है। तो अभी हमने बताया था कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन ब्रोकेड सही होगा। पाठथान, कामख्वाब, आवेरबा। ठीक है, आवेरबा हम ढाका की मलमल के लिए भी प्रयोग करते हैं और ब्रोकेड के लिए भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बकाया हिमरस है, अमरस है, ये भी भारत के परंपरागत वस्त्र ब्रोकेड को ही कहा जाता है। ओके, कलमदार के विषय में अभी हमने आपसे चर्चा की ही है, कल परसों की वीडियो में देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। अभी हमने 2-3 दिन पहले ही टेक्सटाइल की जो क्लास की थी, बहुत अच्छी क्लास थी, उसे एक बार जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है 78, ब्रोकेड बना होता है सोने का, चांदी का, ए और बी दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ब्रोकेड होता है ये सोने और चांदी का दोनों का बना होता है। क्वेश्चन है 79, करघे का मुख्य भाग क्या कहलाता है, क्लॉथ बीम, शटल, हॉर्नेस या फिर इनमें से सभी। तो ये सभी हैं आपके करघे के भाग, इसके साथ साथ आपकी रीड भी आ जाता है इसी में। ठीक है ना, और क्लॉथ बीम हो गया, एक होता है बार बीम। ओके, ये सारे किसके आपके
करके के भाग हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एक बार टिक कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 80, निम्न रेशों में कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? क्या सन नहीं है, जूट नहीं है, पटसन नहीं है, या फिर कपास नहीं है? तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, निम्न में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो यहाँ पर सन जो फ्लैक्स है ये भी तने से प्राप्त होता है, ओके, तने से प्राप्त होता है। जूट भी तने से प्राप्त होता है, कपास बीज से प्राप्त होता है, पटसन भी कभी कभी सन को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर जो कपास है ये किससे, बीज से आपको प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं प्रश्न करूँ कि जूट का हमें आप रासायनिक नाम बताएं, तो क्या आप बता सकते हैं कि जूट का रासायनिक नाम क्या होता है? चलो हम ही आपको बता देते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम लीलन की बात करें तो लीनम यूसीटेडेशियम, लीनम यूसीटेडेशियम है, टेडिशियम, ठीक है, सियम, ओके। जूट की अगर हम बात करें तो कारकोरस, ओलिटोरियल, टोरियल है, ठीक है, टोरियल, ओके। कपास की अभी हमने बात कर ही ली थी। एक हेम्प और बचा, उसका भी बता देती हूँ। हेम्प का जो रासायनिक नाम क्या है, कैनबिस सटाइवा है, कैनबिस सटाइवा, ठीक है, सटाइवा। तो ये रासायनिक नाम है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 81, लंबी गर्दन वाली स्त्रियों के ब्लाउज का गला होना चाहिए बड़े गले का, चौकोर गले का, छोटे गले का, या फिर त्रिकोण गले का? तो यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चौकोर गले का होना चाहिए। लंबी गर्दन वाली जो स्त्रियां होती हैं उनके ब्लाउज का गला चौकोर गले का होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 82, वस्त्र में क्षैतिज या आड़ी रेखाओं का प्रयोग डैश व्यक्ति की मोटाई अधिक दिखाती है, व्यक्ति की लंबाई कम दिखाते हैं? सी है ए और बी दोनों, या डी है निम्न में से कोई नहीं? क्षैतिज रेखाओं की बात हो रही है, मतलब क्षैतिज आड़ी रेखा किस तरीके की, इस तरीके की रेखाओं की बात हो रही है। तो ये व्यक्ति की मोटाई भी अधिक दिखाती है, ये भी बात सही है, और लंबाई कम दिखाती है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन है 83, नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन के खोजकर्ता या निर्माणकर्ता कौन है? वेबर क्रॉस हैं, या मीडल हैं, प्रोफेसर चार्ल्स एडमर्स हैं, या फिर एलएस देसा पीसज हैं? बात हो रही है नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स, ठीक है। प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स क्या है, नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन के जो है खोजकर्ता हैं। एलएस देसा पीसज किसके हैं, ये कुप्रामोनियम के हैं, ठीक है, कुप्रामोनियम के खोजकर्ता हैं, ओके। और वेबर क्रॉस मीडल बिस्कोस के खोजकर्ता हैं, ठीक है, बिस्कोस, ओके। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 84, ऊनी वस्त्रों की प्रसज्जा में खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लेजिंग कहते हैं, क्रेविंग कहते हैं, साइजिंग कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऊनी वस्त्रों में जो भी रेशों के खींचने की प्रक्रिया होती है उसे साइजिंग कहा जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 85, सिलाई किट या जिसे हम बॉक्स भी कह सकते हैं में निम्नलिखित में से एक वस्तु नहीं रखी जा सकती? फीता, कैंची, सिलाई मशीन, या मिल्टन चौक? तो ये सभी सही है, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सिलाई मशीन को हम नहीं रखते हैं कभी भी आपकी सिलाई किट में, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86, 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने का कपड़ा कितना होगा? 50 सेमी, 5 मीटर, 1.25 मीटर, या फिर 3 मीटर? तो यहाँ पर जब हम 5 वर्ष की बालिका का कपड़ा की बेबी फ्रॉक बनाते हैं तो हमें 1.25 मीटर जो है कपड़ा चाहिए होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 87, कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं पेंसिल का, खड़िया का, मिल्टन चौक का, या फिर कुछ नहीं तो हम मिल्टन चौक का प्रयोग करते हैं। सिलाई कला से ये कुछ प्रश्न है। क्वेश्चन है 88, कपड़ा काटने का उचित स्थान है हाथ में लेकर, गोद में रखकर, मेज या पट्टी पर फैलाकर? उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89, रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, चेस्ट बाय डायरेक्ट सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं? तो रेडीमेड जो भी कपड़े होते हैं आप ज़्यादातर देखते हो चेस्ट सिस्टम से जो है ये बने हुए होते हैं, ठीक है। चेस्ट सिस्टम और डायरेक्ट सिस्टम, ये सिस्टम जो है वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन हम एक जो होते हैं ना फ्री साइज के वस्त्र आते हैं, कुछ आते हैं जो मीडियम साइज़ के वस्त्र आते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज आते हैं, तो ये सब क्या चेस्ट सिस्टम के आधार पर तैयार किए जाते हैं, ठीक है। रेडीमेड कपड़े होते हैं ये। क्वेश्चन है 90, सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं कच्चा टाँका, तिरछी कच्ची सिलाई टाँका, हेमिंग टाँका, या फिर सम कच्चा टाँका?
तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। तिरछी कच्ची सिलाई टाँका जो होता है मस्तर आदि को जोड़ने के काम में लेते हैं। इसमें जो टाँके होते हैं ना वो जो ऊपर का जो टाँका होता है वो 1 सेमी तक हो सकता है, ठीक है। ऊपर का टाँका जो है 1 सेमी से 5 सेमी, 1 सेमी से 5 सेमी तक होता है। और जो मतलब जो नीचे का टाँका होता है वो आधा सेमी तक हो सकता है, ठीक है। आधा सेमी नीचे का टाँका, ठीक है। जो ऊपरी टाँका होता है वो कितना होता है 1 से 5 सेमी तक हो सकता है, लंबा हो सकता है। और नीचे का जो टाँका होता है वो आधा सेमी, मतलब छोटा टाँका नीचे का लिया जाता है, ऊपर का बड़ा टाँका लिया जाता है। इससे अस्तर क्या होता है आसानी से यहाँ पर जुड़ जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सम कच्चा टाँके की, तो इसमें क्या होता है जो टाँका होता है सरकने फिसलने वाले जो वस्त्र होते हैं ना, सरकने फिसलने वाले वस्त्र, उनको जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है इस टाँके का, ठीक है। सरकने फिसलने वाले, जैसे कि हम कह सकते हैं रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र काफ़ी चिकना होता है ना, काफ़ी चिकना होता है और सरकता है। तो ऐसा कपड़ा अगर आपको जोड़ना है तो आप कौन सा सम कच्चा टाँके का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अगर हम कच्चा टाँके की बात करें तो ये क्या होता है स्थायी टाँका होता है, ठीक है। ये स्थायी टाँका होता है, सॉरी कच्चा टाँका है ना, स्थायी नहीं अस्थायी टाँका होता है, ठीक है। अस्थायी टाँका होता है ये। दो कपड़ों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कपड़े में साड़ी में फॉल लगाते हैं ना, तो क्या करते हैं 2 कपड़े जोड़ते हैं तो हम जल्दी जल्दी कच्चा टाँका कर लेते हैं, उसके बाद हम आराम से उस पर सिलाई लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये 2 कपड़ों को जोड़ने के लिए एक अस्थायी सिलाई का प्रकार है आपका कच्चा टाँका, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हेमिंग टाँके की, तो इसे हम तुरपन करना भी कहते हैं, ठीक है। तुरपन जो नहीं करते हम लोग कपड़ों में नीचे की साइड, सूट वगैरह में या फिर दुपट्टों में भी, मतलब पहले उस पर तुरपन भी गांव में लोग करते थे, ठीक है। अब तो नहीं, अब तो सब काम मशीनों से होने लगे, लेकिन पहले क्या था इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो लोग क्या करते थे तुरपन भी कर लेते थे, मतलब हाथ से ही कर लेते थे। तो ये तुरपन जो होती है ना, तुरपन हेमिंग टाँके के लिए ही कहते हैं। जैसे अगर पूछा जाए विशेष उदाहरण, अगर पूछा जाए मगजी जो होती है आपकी हेमिंग टाँके से ही टाँकी जाती है। ओके, मगजी आपने देखी होगी। तो ये आपका यहाँ पर आंसर मिल गया आपको, बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 91। कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए 20 से 25 सेमी, 15 से 20 सेमी, 25 से 30 सेमी या 10 से 5 सेमी। तो यहाँ पर कपड़ा काटने की जो कैंची होती है उसकी जो लंबाई होती है लगभग 20 सेमी से 25 सेमी तक होनी चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। धूल एवं चिकनाई मिलकर बन जाती है गंदगी, मिट्टी, मैल या अनावश्यक पदार्थ। तो ये मैल बन जाती है, जब धूल एवं चिकनाई मिलते हैं तो ये मैल का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन है 93। पेंट जो होते हैं, पेंट के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है साबुन का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तारपीन अथवा मिट्टी के तेल का, या ब्लीचिंग पाउडर का। तो तारपीन और मिट्टी का तेल जो है हम पेंट के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 94। फुलकारी कढ़ाई विशेषता है महाराष्ट्र की, राजस्थान की, बंगाल की या पंजाब की। तो फुलकारी जो है आपके पंजाब की विशेषता है। ओके, अगर हम बात करते हैं फुलकारी के विषय में, तो ये खद्दर के वस्त्र पर की जाती थी, ज़्यादातर खद्दर के वस्त्र पर। वैसे तो ये कई प्रकार या कई नामों से प्रसिद्ध थी अलग अलग, लेकिन विशेष तौर पर अगर आपसे स्पेशल कोई टर्म दे दिया जाए, मतलब सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाए कि किस कलर के खद्दर पर ये की जाती थी, तो लाल या सफ़ेद, ठीक है, लाल या सफ़ेद जो होते सूती कपड़े या खद्दर पर ये की जाती थी वस्त्र। किस तरीके की डिज़ाइन होती थी, इसमें ज्यामितीय डिज़ाइन का प्रयोग करते थे। और अगर टाँके अगर विशेष तौर पर पूछे जाए तो रफू टाँकों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था, ठीक है। रफू करने वाले जो टाँके होते थे, रफू टाँकों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये कुछ स्पेशल शब्द हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं फुलकारी के विषय में, और इससे पहले गुलकारी भी कहते थे, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ओके, जो कच्छ की फुलकारी अगर पूछा जाए, अलग अलग हैं क्योंकि सारी फुलकारी, कच्छ की अगर फुलकारी पूछी जाए तो उसमें चेन स्टिच, क्योंकि ज़्यादातर टाँके वगैरह ही जो प्रश्न आते हैं ना, यही क्वेश्चन जो होते हैं ये हम आंसर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कच्छ की फुलकारी में पूछा जाए किस तरीके के टाँके का प्रयोग किया जाता था, चेन स्टिच हो गया आपका, हेरिंग बोन टाँका हो गया, तो इनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। हेरिंग बोन से क्या होता था, इनका बॉर्डर बनाया जाता था। ओके, तो ये कुछ विशेष चीज़ें थी। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी कढ़ाइयाँ की जाती थी, तो बाग बगीचे बनाए जाते थे पंजाब की फुलकारी में, ठीक है। तो जैसे अगर ककड़ियों की डिज़ाइन बनाई जा रही है तो ककड़ी बाग कहते थे। अगर आपको बहुत सारे जैसे कि मिर्च की डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं तो मिर्ची बाग कहते थे। तो उसी तरीके के नाम भी दे दिए जाते थे। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। आव रवा का अर्थ है बहता पानी, ओस की बूंद की समान, पानी जैसा, या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो आव रवा की बात करते हैं, इसका अर्थ होता है बहता पानी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ओस की बूंद की समान अगर बात करें तो सबनम, ठीक है, सबनम
ओस की बूंद के समान हो गया। ओके, पानी जैसा जो है अगर हम बात करें तो पानी जैसे का मतलब हो गया। इसी को कभी कभी बहता पानी या पानी जैसा हम बोलते हैं। आवेरवा को बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन है, रॉल क्या है? वर्णक है, रंजक है, रंग है या धागा है? तो रॉल एक प्रकार का पिगमेंट वर्णक है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 97, नायलॉन तंतु की विशेषता है चमक, तनाव सामर्थ्य, प्रत्यास्थता या इनमें से सभी। जो नायलॉन का तंतु है ये 20वीं सदी का चमत्कार कहा जाता है। ह्यूमन फ्रेंडली भी है एक तरीके का, मतलब ह्यूमन फ्रेंडली तो नहीं, ह्यूमन फ्रेंडली की अगर हम बात करेंगे तो वो कपास हो जाएगा, लेकिन हाँ इसे धो और पहनो, जैसे कि मतलब मानव मित्र रेशा कह सकते हैं एक तरीके का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो होता है ना इंसान के समय को बचाता है। एक ऐसा कपड़ा है ये, इंसान के समय को बचाता है, उसे धोना सुखाना आसान हो जाता है, उसे प्रेस नहीं करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता इसको नहीं होती है। ठीक है, हालांकि जो ह्यूमन फ्रेंडली है इस तरीके के जो शब्द हैं वो कपास के लिए प्रयोग किए गए हैं, तो इसलिए हम वही एक्स्ट्रा हम चीज़ें ऐसे नहीं बता सकते आपको जो आपका प्रश्न गलत हो जाए, लेकिन हाँ कह सकते हो आप अगर अपने समझने के लिए। ठीक है, लेकिन हम किताबी भाषा में जाएंगे तो हम नहीं कह सकते ये चीज़। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें चमक भी होती है, तनाव सामर्थ्य भी होती है और प्रत्यास्थता भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंथेटिक फाइबर है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी, रेयॉन की, तो कहीं ना कहीं एक दो गुण कम हो जाते हैं उसमें, क्योंकि चमक तो होती है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्यास्थता वगैरह का अभाव पाया जाता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर है तो इनमें ये सारे गुण पाए जाएंगे नायलॉन में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। टैगलॉक ऊन है उच्च श्रेणी का, मध्यम श्रेणी का, निम्न श्रेणी का या फिर मजबूत ऊन है? तो अगर हम बात करते हैं टैगलॉक की तो ये आपका निम्न श्रेणी के ऊन में आता है। ठीक है, टैगलॉक ऊन आपकी निम्न श्रेणी के ऊन के अंतर्गत आते हैं। अगर उच्च श्रेणी की बात करें तो आपके जैसे खासतौर से मेरिनो उच्च श्रेणी में आता है, लेकिन अगर फिर भी हम कह सकते हैं विक्यूना भी आपकी उच्च श्रेणी में आता है। ओके, और जो फ्लीस होता है वो भी आपकी वो मध्यम श्रेणी में, फ्लीस भी आपकी मध्यम श्रेणी में आता है। ठीक है, क्योंकि उच्च श्रेणी में आपके मेरिनो आता है और विक्यूना आता है। हालांकि फ्लीस वैसा ऊन होता है जो बिल्कुल मतलब फ्रेश उतारा जाता है जड़ सहित, लेकिन फिर भी मध्यम श्रेणी में रखा गया है फ्लीस को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99, प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा कौन सा है? कपास, ऊन, रेशम या लिनन? प्राकृतिक तंतुओं में इनमें सबसे निर्बल रेशा की बात करनी है हमें, तो सबसे मजबूत तो रेशम है और सबसे कमजोर कौन सा है? ऊन है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 100, सिलाई करते समय अंगुली की रक्षा के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? नीडल, क्लैंप, थिम्बल, पिन क्वेश्चन या बॉबिन? तो हम थिम्बल का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, अच्छा 100 क्वेश्चन थे तो आज की क्लास में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाई। ठीक है, क्योंकि मैं भी थोड़ी थकी हुई थी, मतलब सही है, आप लोग भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहते हो, सही हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हुई। तो क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहली बात तो ये थोड़े PYQ ही जो प्रश्न थे PYQ थे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इंटरेस्ट कम आया होगा, लेकिन खुशी तब होती है जब हमें आंसर ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बेशक मैं अगर कल 125 की सीरीज़ नहीं ला पाई तो मैं जो भी प्रश्न लाऊंगी वो लेकिन फ्रेश लेकर आऊँगी। ये मतलब कोई भी PYQ आपको नहीं मिलेंगे, नए फ्रेश क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर हो सका बन सके तो हम 125 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।